आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रिज्म के विषय में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म से अपवर्तन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, विचलन कोण क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है और न्यूनतम विचलन कोण के रूप में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का फार्मूला क्या होता है। तो क्या क्या हम देखेंगे। नंबर 1, प्रिज्म क्या होता है। नंबर 2, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। नंबर 3, विचलन कोण। नंबर 4, न्यूनतम विचलन कोण। और नंबर 5, न्यूनतम विचलन कोण के रूप में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक से संबंधित फार्मूला सूत्र। इन तथ्यों का अध्ययन हमको आज करना है। नंबर 1 पर प्रिज्म होता क्या है। नंबर 2, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। नंबर 3, विचलन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। नंबर 4, न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। नंबर 5, न्यूनतम विचलन कोण के रूप में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक से संबंधित फार्मूला क्या होता है, उसको हमको आप लोग देख रहे हैं। तो पहला हम देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। यानी प्रिज्म किसी एंगल पर झुके हुए समतल तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। तो ये हमारा एक समतल तल ये है, दूसरा समतल तल ये है। दोनों किसी एंगल ए पर झुके हुए हैं, किसी एंगल ए पर झुके हुए हैं और इन दोनों तलों से जो घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो एक तल कह लेते हैं ए बी, दूसरा तल कह लेते हैं ए सी। दोनों तल इस एंगल ए पर झुके हुए हैं और इन दोनों तलों से घिरा हुआ ये जो पारदर्शी माध्यम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब ये जो दोनों तल होते हैं ए बी और ए सी, इसको हम कहते हैं अपवर्तक तल। क्या कहते हैं, अपवर्तक तल। ये ए बी और ए सी दोनों अपवर्तक तल है। और ये बी सी जो है इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये एंगल ए जो होता है, एंगल ए जो होता है वो होता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण। तो ये हमारे प्रिज्म से संबंधित कुछ तथ्य है। दो अपवर्तक तल ए बी और ए सी, एक आधार बी सी और ये एंगल ए जो होता है प्रिज्म कोण होता है। इस तल पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो निर्वात अथवा वायु से चलती है और जब इस प्रिज्म के तल ए बी पर पड़ती है तो सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण, ये पारदर्शी माध्यम है प्रिज्म के अंदर, तो सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या कह लें कि अपवर्तित हो जाती है। पुनः ये अपवर्तित प्रकाश की किरण तल एसी पर आपतित होती है और चूंकि अब ये अपवर्तित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो पुनः माध्यम में परिवर्तन के कारण ये पुनः बाहर निकलती है और ये भी अपवर्तित होती है। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है इसको हम कहते हैं आपतित प्रकाश की किरण। आपतित प्रकाश किरण। और ये प्रिज्म के अंदर जो प्रकाश की किरण होती है उसको हम कहते हैं अपवर्तित प्रकाश किरण। और ये जो बाहर प्रिज्म के बाहर प्रकाश की किरण निकलती है इसको कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो चूंकि ये आपतित प्रकाश की किरण है, प्रिज्म के अंदर ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है
और प्रिज्म के बाहर ये भी अपवर्तित प्रकाश की किरण है। अगर इस तल को लिया जाए तो इस तल के लिए ये आपतित प्रकाश की किरण होगी, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण होगी। तो ये भी अपवर्तित प्रकाश की किरण है इस तल के लिए, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है इस तल के लिए। तो इस प्रिज्म में दो बार अपवर्तन होता है, पहला AB तल पर अपवर्तन होता है, दूसरा AC तल पर अपवर्तन होता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये दोनों अपवर्तित किरणों को, एक प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण, दूसरा प्रिज्म के बाहर अपवर्तित किरण, दोनों अपवर्तित किरण में एक को तो हम अपवर्तित किरण कह देते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात ये प्रिज्म के बाहर निकलती है। तो ये हमारे हो गए निर्गत प्रकाश की किरण, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण, ये आपतित प्रकाश की किरण। अब ये हमारे हो गए प्रिज्म से संबंधित तथ्य। प्रिज्म कहते हैं किसको है? किसी एंगल पर, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल तलों से घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम होता है उसी को प्रिज्म कहते हैं। इसमें दो सतह होते हैं जो अपवर्तक तल कहे जाते हैं, और एक कोण होता है जिस कोण पर दोनों तल झुके हुए होते हैं जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं, और इसमें एक आधार होता है। तो प्रिज्म के चार भाग हो गए, पहला अपवर्तक तल, दूसरा अपवर्तक तल, प्रिज्म कोण और आधार। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म। अब हम देखते हैं कि प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि प्रिज्म में ये एंगल ए जो होता है प्रिज्म कोण होता है, ये पहला अपवर्तक तल है, ये दूसरा अपवर्तक तल है और ये आधार है। अब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन किस तरह से होता है उसको हमको देखना है। तो पहले अपवर्तक तल पर ये PQ आपतित प्रकाश की किरण है जो अपवर्तक तल के बिंदु Q पर आपतित होती है। इस बिंदु Q पर NE अविलंब है, और अविलंब के साथ आपतित प्रकाश की किरण जो कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण का मान यहां आई है। क्योंकि ये आपतित प्रकाश की किरण निर्वात से माध्यम में प्रवेश कर रही है तो प्रिज्म के अंदर का माध्यम सघन होगा और प्रिज्म के बाहर का माध्यम विरल होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपतित प्रकाश की किरण है ये इस मार्ग पर न जाकर के अविलंब की ओर झुक जाती है। तो अविलंब की ओर झुकने के बाद जो अपवर्तित प्रकाश की किरण होती है वो QR होती है, यानी PQ आपतित प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करने के बाद यह अपवर्तित होकर के QR बन जाती है। अब ये QR प्रकाश की किरण, ये अपवर्तित किरण जो प्रिज्म के अंदर है वो अविलंब के साथ R कोण बनाती है, यानी अपवर्तन कोण R हो गया, आपतन कोण I हो गया। अब यह अपवर्तित प्रकाश की किरण दूसरे तल पर पड़ती है बिंदु R, और R पर जो अविलंब खींचा गया है वो ME खींचा गया है। तो अब दूसरे तल के लिए ये अपवर्तित प्रकाश की किरण आपतित किरण होगी, और आपतित किरण अविलंब के साथ कोण R' बना रहा, ये R' बना रहा, और इस सघन माध्यम से जब बाहर विरल माध्यम में यही QR प्रकाश की किरण निकलती है तो ये क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है और किस दिशा में चलती है, RS दिशा में चलती है। तो ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हुआ। आपतित प्रकाश की किरण PQ अपवर्तक तल AB के बिंदु Q पर आपतित होती है, और अविलंब NE से I कोण बनाती है। अतः यहां पर I कोण क्या हो गया, आपतित कोण हो गया। प्रिज्म के अंदर प्रवेश करने के बाद प्रकाश की किरण PQ अपवर्तित होकर के QR दिशा में जाती है, और अपवर्तित किरण QR अविलंब के साथ R कोण बनाता है। तो अपवर्तन कोण R हो गया। अब यही अपवर्तित किरण दूसरे तल के बिंदु R पर आपतित होती है, और R पर अविलंब ME डाला गया है। ये अपवर्तित किरण QR दूसरे तल के लिए आपतित किरण हुई, और ये आपतित किरण इस अविलंब के साथ R' कोण अंतरित करता है, यानी यहां पर आपतन कोण R' हो गया। अब अपवर्तित किरण जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अविलंब से क्या होती है, दूर होती है, और यहां पर अपवर्तन कोण I' बनता है। यह प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हो गया।
कि विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण जैसे ये हमारा प्रिज्म रहा, ए बी सी, यहां पर एक आपतित प्रकाश की किरण ये है जो वस्तुतः जा रही है इस तरह से सीधे सीधे जा रही है। अब यहां पर अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में थोड़ी सी विचलित हुई, अपवर्तित हुई और निर्गत होकर के इस दिशा में जा रही है। जो प्रकाश की किरण इस दिशा में चल रही थी वो इस दिशा में हो गई। तो प्रकाश की किरण की दिशा में इस प्रिज्म से निकलने के पश्चात ये आपतित किरण रही, प्रिज्म बीच में आया, उससे अपवर्तित होकर के ये निर्गत किरण बनी। तो आपतित किरण इस दिशा में चल रही थी और निर्गत किरण इस दिशा में चल रही। तो निर्गत किरण की दिशा ये हो गई और आपतित किरण की दिशा ये हो गई। तो जो आपतित किरण थी वो निर्गत किरण के रूप में ये बदल गई। तो निर्गत किरण एवं आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसी को हम कहते हैं विचलन कोण। यही डेल्टा जो होता है वो विचलन कोण होता है। आपतित किरण ये सीधी दिशा में जा रही थी लेकिन प्रिज्म के आने के कारण इस दिशा में निर्गत हो गई, यानी इस निर्गत किरण इस आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसी क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ये हमारा हो गया विचलन कोण। अब बात आती है न्यूनतम विचलन कोण की, यानी आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। अब न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं उसको हम देखते हैं। तो प्रिज्म में अलग अलग आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। प्रिज्म में जैसे ये हमने आपतन कोण बनाया है और ये हमारा डेल्टा विचलन कोण है। ये आपतित किरण सीधे जा रही थी लेकिन प्रिज्म के आने के कारण इस दिशा मुड़ गई, तो ये हमारी निर्गत किरण हो गई। आपतित किरण एवं निर्गत किरण ये आपतित किरण इस दिशा में जा रही थी इस तरह से और ये निर्गत किरण हो गई अब आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण ये है, निर्गत किरण ये है, दोनों के बीच का कोण ये डेल्टा है। डेल्टा क्या हो गया, विचलन कोण हो गया। अब यदि आपतन कोण के मान को हम परिवर्तित करें तो विचलन कोण का मान भी परिवर्तित होता है। और आपतन कोण और विचलन कोण के बीच यदि हम ग्राफ खींचे तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। इधर हम आपतन कोण को दिखा रहे हैं और ऊपर की तरफ विचलन कोण को दिखा रहे हैं। ये ऊपर हमारा हो गया विचलन कोण और इधर हो गया हमारा आपतन कोण। जब इन दोनों में हम ग्राफ खींचते हैं तो आपतन कोण जब 30 अंश से ज्यादा होने लगता है, मान लेते हैं ये 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री तक मान लेते हैं आपतन कोण। ये विचलन कोण यहाँ है, ऊपर हम विचलन कोण दिखा रहे हैं और आगे हम आपतन कोण दिखा रहे हैं। 30 डिग्री पर विचलन कोण ये होता है। 30 डिग्री के बाद जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान क्या होता है, कम होने लगता है इस तरह से। और एक निश्चित आपतन कोण पर, ये जो आपतन कोण है इस निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। अब इसके बाद जब आपतन कोण को हम बढ़ाते हैं तो विचलन कोण पुनः क्या होता है, बढ़ने लगता है इस तरह से। तो क्या हो गया कि यदि आपतन कोण को 0 डिग्री से आगे बढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो 30 डिग्री के बाद जो हमको आपतन कोण एवं विचलन कोण के बीच ग्राफ प्राप्त होता है, 30 डिग्री से अधिक जब आपतन कोण करते हैं तो विचलन कोण का मान कम होने लगता है। एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। यही जो कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण है। उसके बाद भी जब आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है, यानी एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान
न्यूनतम होता है, या कह लें कि न्यूनतम विचलन कोण एक निश्चित आपतन कोण पर प्राप्त होता है और केवल एक ही आपतन कोण प्राप्त होता है। जैसे अगर हम इस आई कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम हो, डेल्टा एम, इस आई आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो, जिसको हम डेल्टा एम कहें, तो डेल्टा एम किसी एक ही आपतन कोण पर प्राप्त होता है। अच्छा, अब हम ये निष्कर्ष निकल गया है कि जो न्यूनतम विचलन कोण होता है, न्यूनतम विचलन कोण एक ही आपतन कोण पर प्राप्त होता है। यानी यदि डेल्टा एम 60 डिग्री आपतन कोण पर प्राप्त हो रहा है तो केवल 60 डिग्री आपतन कोण पर प्राप्त होगा। इस ग्राफ से आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री के बाद यदि आपतन कोण को हम बढ़ा रहे हैं तो एक ही एंगल पर न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हो रहा है। इससे और कोई एंगल नहीं मिल रहा हमको कि उस पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो। अगर ये 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के बाद और कोई एंगल नहीं मिलेगा जिस पर न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होता हो। तो ये हमारा एक निष्कर्ष बन के आता है कि न्यूनतम विचलन कोण एक ही आपतन कोण पर प्राप्त होता है, एक ही आपतन कोण पर प्राप्त होता है, एक ही और केवल एक ही आपतन कोण पर प्राप्त होता है। तो अब ये हो गया हमारा न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण को क्या कहेंगे कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री से अधिक बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान कम होने लगता है। किसी एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूनतम विचलन कोण किसी एक आपतन कोण पर प्राप्त होता है। अगला हमारा हो गया कि न्यूनतम विचलन कोण के रूप में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होगा, उसी को हम डिराइव करने चलते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको लिखने के लिए देखेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत चित्र में दो अपवर्तक तल AB और AC से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है जो एक प्रिज्म बनाता है जिसका आधार BC है और प्रिज्म कोण A है तथा अपवर्तक तल AB और AC है। अपवर्तक तल AB पर एक आपतित प्रकाश किरण PQ बिंदु Q पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में चलती है। यह अपवर्तित किरण QR दूसरे अपवर्तक तल के बिंदु R पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में निर्गत होती है। इस प्रकार आपतित किरण PQ, अपवर्तित किरण QR तथा निर्गत किरण RS है। आपतित किरण अविलंब NE के साथ I कोण बना रही है, अतः आपतन कोण I होगा। अपवर्तित किरण अविलंब NE के साथ R कोण बना रही है, इसलिए R क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। और दूसरे तल पर आपतित किरण QR अविलंब के साथ R' कोण बना रहा है, अतः दूसरे तल के लिए आपतन कोण R' होगा। और अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण RS है तो दूसरे तल के लिए अपवर्तन कोण I' होगा। इतना हमको लिखना। अब हम रेखा गणित का सहारा लेंगे। तो रेखा गणित में अगर हम देखें तो ये NE अविलंब है, तो ये कोण जो पूरा होगा वो 90 डिग्री होगा। और इसी प्रकार से ME अविलंब है, तो ये कोण जो है वो भी 90 डिग्री होगा। यानी कोण AQE तथा कोण ARE कितना होगा, बराबर 90 डिग्री होगा। अब चतुर्भुज AQER में चतुर्भुज AQER में कोण AQE
प्लस क्यू ई आर प्लस कोण ई आर ए प्लस कोण ए इक्वल टू 360। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण कितना हो गया? 360 हो गया। ठीक, अब यहां पर हम लिख सकते हैं ए क्यू ई और ए आर ई का मान 90 डिग्री। ये हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस कोण क्यू ई आर प्लस ये भी 90 होगा। ए आर ई कहें या ई आर ए कहें, दोनों क्या होगा? 90 डिग्री प्लस कोण ए इक्वल टू 360। अब यहां से हमारे पास हो जाता है कोण ई प्लस कोण ए बराबर 180। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम त्रिभुज क्यू ई और आर में देखते हैं। त्रिभुज क्यू ई आर में कोण ई प्लस कोण आर डैश या आर प्लस कोण आर डैश इक्वल टू 180। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास? कोण ई प्लस कोण ए इक्वल टू कोण ई प्लस कोण आर प्लस कोण आर। ई और ई दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहां से बचेगा हमारे पास कोण ए इक्वल टू कोण आर प्लस आर डैश, कोण आर डैश। ये इक्वेशन हम 3 कर लेते हैं। इक्वेशन 3 कर लेते हैं। आगे ये इक्वेशन जो हमारा बन के आया है, ये इक्वेशन इस त्रिभुज में कोण ई प्लस कोण आर प्लस कोण आर डैश इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा यहां से ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। इक्वेशन 1 एवं 2 से निकाले तो हमारा बन के आता है कोण ए बराबर कोण आर प्लस कोण आर डैश। अब आगे एक इक्वेशन और बन के आता है हमारे पास। ये जो डेल्टा एम है, हम मान के चल रहे हैं कि इस एंगल आई पर न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम है। क्या लिखते हैं कि यदि आपतन कोण आई के लिए विचलन कोण न्यूनतम है, विचलन कोण न्यूनतम है, अतः यानी इस कोण आई के लिए ये जो विचलन कोण होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का, वो न्यूनतम है, यानी न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम है। तो ये न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ये हम लिखेंगे। अब हम देखते हैं त्रिभुज क्यू डी और आर में। क्यू डी और आर में जो डेल्टा एम है ये बहिष्कोण है, इस त्रिभुज के बाहर का कोण है, बहिष्कोण है। कुछ इस तरह से ये हमारा त्रिभुज हो गया। यहां पर डी है, यहां पर क्यू है, यहां पर आर है, और ये लाइन इस तरह से बढ़ाई गई है। ये तो ये जो एंगल होता है ये इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होता है। यानी अगर ये डेल्टा एम है और ये एक्स है और ये वाई है, तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाता है? एक्स प्लस वाई। ठीक, तो यहां से डेल्टा एम इक्वल टू हम निकालेंगे। अब देखिएगा यहां पर ये कोण कितना होगा? ये कोण हमारा आई है, आपतन कोण,
और तो अगर ये कोण आई है तो ये पूरा कोण क्या होगा, आई होगा। और इसमें से अगर हम आर निकाल दें तो ये हमारा कोण छोटा सा बच जाता है आई माइनस आर। ये कोण हमारा छोटा सा आई माइनस आर होगा, जिसको हम एक्स लिखें। और यहां पर ये कोण, ये पूरा कोण अगर हम देखें तो ये दो रेखाएं एक दूसरे काट रही है, ये कोण आई डैश है तो पूरा कोण कितना होगा, आई डैश होगा। और इसमें से हम आर डैश को, ये वाले कोण को घटा दें, क्या बच जाएगा यहां पर आई डैश माइनस आर डैश। तो यहां पर एक्स की जगह क्या होगा आई माइनस आर और वाई की जगह क्या होगा आई डैश माइनस आर डैश। तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ये हमारा हो गया। अब हम ये कोण आई माइनस आर है और ये कोण आई डैश माइनस आर डैश है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये कोण आई माइनस आर और ये कोण आई डैश माइनस आर डैश। अब आगे हम, अगर ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये निर्गत किरण है, अगर हम इस निर्गत किरण को आपतित किरण माने, अगर ये निर्गत किरण को हम क्या माने आपतित किरण माने, तो ये अपवर्तित किरण होगी और ये क्या हो जाएगी निर्गत किरण हो जाएगी। हम प्रकाश के किरण की दिशा को उलट दे रहे हैं, ये हम आपतित किरण बना रहे हैं, ये अपवर्तित किरण बना रहे हैं, ये निर्गत किरण बना रहे हैं। अगर ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये है निर्गत किरण, अगर ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, तो इसके लिए विचरण कोण क्या हो जाएगा डेल्टा एम होगा। ये आपतित किरण ये दिशा में जा रही है और निर्गत किरण इस दिशा में जा रही है, ये निर्गत किरण है और ये आपतित किरण है, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा ये क्या होगा डेल्टा एम। ये भी है, देखिएगा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो अगर ये डेल्टा एम है तो ये भी क्या होगा डेल्टा एम होगा। यानी न्यूनतम विचरण कोण ये भी है और न्यूनतम विचरण कोण ये भी है। तो अगर इस न्यूनतम विचरण कोण के लिए आपतन कोण आई है तो उसी के बराबर न्यूनतम विचरण कोण डेल्टा एम है, तो इसके लिए भी आपतन कोण का मान क्या होगा आई ही होगा। एक बार फिर से आप यहां पर देख चुके हैं कि न्यूनतम विचरण कोण एक ही आपतन कोण पर प्राप्त होता है। न्यूनतम विचरण कोण एक ही आपतन कोण पर प्राप्त होता है, जैसा कि आपने ग्राफ में खींच करके देखा है कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचरण कोण का मान घटता है। एक निश्चित आपतन कोण पर विचरण कोण का मान न्यूनतम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं न्यूनतम विचरण कोण कहते हैं। तो एक निश्चित आपतन कोण पर, यानी एक ही आपतन कोण पर न्यूनतम विचरण कोण प्राप्त होता है। तो अगर आई कोण पर न्यूनतम विचरण कोण प्राप्त हो रहा है और आई डैश कोण पर भी न्यूनतम विचरण कोण प्राप्त हो रहा है, यानी एक ही न्यूनतम विचरण कोण के लिए एक ही आपतन कोण होगा, अर्थात आई और आई डैश क्या होगा बराबर। तो क्या लिखेंगे यहां से कि यदि प्रकाश की किरण की दिशा को उलट दिया जाए तो आपतित किरण कौन सी होगी यस आर, अपवर्तित किरण आर क्यू तथा निर्गत किरण क्यू पी या पी क्यू होगा, तथा आपतन कोण आई डैश के लिए पुनः न्यूनतम विचरण कोण डेल्टा एम ही प्राप्त होगा, क्योंकि डेल्टा एम एक ही
आपतन कोण पर प्राप्त होगा। अतः आई जो होगा वो आई डैश के बराबर होगा। यानी ये आपतन कोण और ये आपतन कोण दोनों सेम होंगे, क्योंकि न्यूनतम विचलन कोण एक ही है, डेल्टा एम ये भी है, डेल्टा एम ये भी है। तो चूंकि आप न्यूनतम विचलन कोण एक ही है, इसलिए दोनों ही आपतन कोण बराबर होंगे, यानी आई बराबर आई डैश होगा। अच्छा, आई बराबर आई डैश होगा। ऐसी स्थिति में साइन इधर के लिए, इस आपतित किरण के लिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, माध्यम का अपवर्तनांक। इधर के लिए भी साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू एन होगा। तो क्या होगा यहां से, अतः प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। जब ये प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण थी तो आपतन कोण आई था, अपवर्तन कोण आर था, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन होगा। अगर हम प्रकाश की किरण को उलट दिए हैं तो ये आपतन कोण होगा आई डैश और अपवर्तन कोण होगा आर डैश, तो साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश इक्वल टू भी एन होगा। तो क्या होगा, तथा एन बराबर साइन आई डैश अपॉन साइन आर। तो इन दोनों से क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश। अब आई और आई डैश दोनों बराबर है तो आर डैश और आर भी दोनों बराबर होंगे, चूंकि आई बराबर आई डैश देयरफॉर आर बराबर आर डैश। अब यहां से आर बराबर आर डैश हो गया, तो इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण आर प्लस कोण आर। क्यों, क्योंकि अब आर डैश और आर दोनों बराबर है तो आर डैश की जगह हम आर लिख सकते हैं। यहां से बन के आता है ए बराबर कोण ए बराबर 2 कोण आर, या यहां से हो जाता है आर बराबर कोण ए अपॉन 2, आर बराबर कोण ए अपॉन 2, कोण आर बराबर कोण ए अपॉन 2। ये हमारा एक निष्कर्ष निकल के आता है। अब यहां से हम इक्वेशन इसको 4 करते हैं, इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 से क्या बन के आता है हमारे पास, डेल्टा एम इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश। आई डैश को भी आई लिख सकते हैं क्योंकि आई बराबर आई डैश हो गया हमारे पास, तो आई माइनस आर डैश को आर लिख सकते हैं, ये हो गया। अब यहां से क्या बन गया, डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस 2r, और 2r किसके बराबर है, यहां ये 2r बराबर है a की, तो क्या हो जाता है, डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस कोण a, या यहां से 2i इक्वल टू हो जाता है a प्लस डेल्टा m, या i इक्वल टू हो जाता है a प्लस डेल्टा m बाई 2। ये i इक्वल टू हो गया और यहां पर r इक्वल टू हो गया। यहां पर r इक्वल टू हो गया, यहां पर i इक्वल टू हो गया। तो आप जानते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन r, implies that n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, आई की जगह a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटा साइन r की जगह a बाई 2, साइन a बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला हुआ प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n के लिए न्यूनतम विचलन कोण के रूप में, जो हमारा 5वां तथ्य था।
तो पहला हमारा था कि प्रिज्म क्या होता है, उसको हमने देखा कि दो समतल तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, जिसमें दो अपवर्तक तल होते हैं, एक प्रिज्म कोण होता है और एक आधार होता है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है? किसी एक तल पर आपतित प्रकाश की किरण पड़ती है, प्रिज्म के अंदर उसका अपवर्तन होता है और पुनः वो प्रिज्म के बाहर निर्गत किरण के रूप में निकलती है, जिसको आपने देखा। विचलन कोण क्या होता है? जो निर्गत किरण होती है और ये आपतित किरण होती है, दोनों के बीच का जो कोण होता है वो विचलन कोण होता है। अब न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? यदि हम आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचे तो 30 अंश आपतन कोण के बाद जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, विचलन कोण का मान कम होता जाता है। एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसके बाद पुनः आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। यानी एक निश्चित आपतन कोण पर जो न्यूनतम विचलन कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। और न्यूनतम विचलन कोण के रूप में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये तथ्य आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।